Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am going to have an explanation of first poem of First Flight for class 10 students, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. Students, first I would like to tell you the theme of the poem, as well as I would like to brief you the poem so that you can have an idea what are you going to read in this poem. Let's begin the poem. So, in this poem, dust of snow. Dust of snow. Here, dust refers to snowflakes or snow particles. Right? Now, you know that snow is a part of nature. Snow is related to nature. तो इस पोम के अंदर जो हम थीम की बात करते हैं, इस पोम में थीम है नेचर की कैपेसिटी, कि नेचर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है किसी के भी एटीट्यूड को या व्यू पॉइंट को या किसी के भी नेचर को। इस पोम में आप ये देखेंगे कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज़ हैविंग अ वेरी बैड डे। शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ या फिर उनका दिन बहुत ख़राब रहा और इसी वजह से उनका मूड बहुत अपसेट होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। लेकिन जो नेचर की टेंडेंसी है, नेचर को जब वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, स्नो फ्लेक्स, स्नो पार्टिकल्स को जब वो अपनी बॉडी के ऊपर फील करते हैं, तो उनका जो व्यू पॉइंट होता है या फिर जो उनका बिहेवियर होता है या फिर जो उनका मूड होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इस पोम की जो थीम है वो ये है कि नेचर की जो कैपेसिटी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, किस तरह नेचर एक किसी के भी व्यू पॉइंट को या एटीट्यूड को बदल देता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर दो सिंबल्स को यूज़ किया गया है। वो सिंबल्स हैं क्रो और हैमलॉक, राइट? क्रो एंड हैमलॉक। क्रो जो है, क्रो और हैमलॉक दोनों ही बैड ओमेंस माने जाते हैं, पुअर सिंबल्स माने जाते हैं, अच्छा सिंबल नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो और हैमलॉक दोनों को यहाँ पर यूज़ किया है। यूजुअली पोएट्स कभी भी पुअर सिंबल्स या बैड ओमेंस, इनको हम कहेंगे बैड ओमेंस। किन्हें कहेंगे बैड ओमेंस? क्रो और हैमलॉक ट्री, राइट? दीज आर कॉल्ड बैड ओमेंस, पुअर सिंबल्स। ये बैड ओमेंस होते हैं, पुअर सिंबल्स होते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोम में क्रो और हैमलॉक दोनों को ही यूज़ किया गया है। जहाँ क्रो सिंबलाइज करता है इनऑस्पिशियसनेस को, राइट? क्रो सिंबलाइज करता है इनऑस्पिशियसनेस को, और हैमलॉक जो है वो सिंबलाइज करता है डेथ को या फियर को। डेथ, फियर, सैडनेस, इसे सिंबलाइज करता है, राइट? तो दोनों ही बैड ओमेंस होते हैं, पुअर सिंबल्स होते हैं। पोएट्स यूजुअली अपनी पोम्स में या राइटिंग्स में इन बैड ओमेंस को यूज़ नहीं करते हैं। इवन हम भी कभी अच्छे पेड़ को, जैसे हम नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, इन्हें हम अच्छा सिंबल मानते हैं। लेकिन हम कभी भी ओक ट्री या फिर बैनिन ट्री, इनको हम कभी लगाने की कोशिश नहीं करते। बरगद का पेड़ हम कभी अपने घर में लगाने को हमको लगता है कि शायद ये पुअर सिंबल्स हैं। वैसे क्रो कभी हमारे घर के आसपास आके बैठ जाता है तो हम कहते हैं कि इसको उड़ाओ यहाँ से, ये पुअर सिंबल है, बैड सिंबल है, बैड ओमेन है, राइट? तो ये हमारी एक प्रीजुडाइस होती है या फिर हमारी बिलीफ होती है। हम अपने मन में ये सोच लेते हैं या फिर लोगों से सुनकर ऐसा सोच लेते हैं कि ये सही होगा और ये चीज़ गलत होगा। तो यहाँ पर इन्हीं मिथ्स को तोड़ने के लिए, इन्हीं बिलीव्स को ब्रेक करने के लिए पोएट ने अपनी पोम में क्रो और हैमलॉक ट्री को यूज़ किया है, कि वो ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जिनको हम सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं, जो बैड सिंबल्स कहे जाते हैं ऑल ओवर, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इनऑस्पिशियसनेस को ही सिंबलाइज़ करें या वो बैड ओमेंस ही हों। कभी कभी जिन्हें बैड माना जाता है वो हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला देते हैं, हमारे नेचर में, हमारे मूड में या हमारी हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला देते हैं। तो हमारे इन बिलीव्स को, इन मिथ्स को ब्रेक करने के लिए पोएट ने क्रो और हैमलॉक को इस पोम में यूज़ किया है, राइट? तो ये इस पोम का ब्रीफ आउट था
कि किस तरह इस पोम के अंदर क्रो और हैमलॉक को यूज़ किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो जो ऑटोमेटिकली एक सिंबल है डस्ट ऑफ स्नो, स्नो पार्टिकल्स को कहा गया है। जब पोएट अपना बैड डे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो इट इज़ अ विंटर टाइम, वो विंटर का टाइम है, और उस टाइम जब उनके ऊपर स्नो फ्लेक्स या स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं तो उनके मूड के अंदर चेंज आ जाता है। क्या होता है उनके साथ में, उन्होंने हमारे साथ में ये एक छोटा सा इवेंट शेयर किया है। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द पोम। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. So you see, you have seen that it is a very short poem, right? और इस शॉर्ट पोम के अंदर एक बहुत ही लार्जर और डीपर मीनिंग है। Here the poet explains how an act as pity as experiencing snow on one's body can brighten one's day up। तो इसके अंदर हमें बताया है कि एक छोटा सा इवेंट, एक छोटा सा नेचर का इवेंट किस तरह हमारी बॉडी में या किस तरह हमारे दिन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला देता है, वो हमें बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि when he was having a bad day and he was passing through a hemlock tree, जब उनका बहुत बुरा दिन था और वो हेमलॉक ट्री से होकर जा रहे थे तो उनके ऊपर एक इवेंट हुआ, उनके साथ एक इवेंट हुआ। क्या इवेंट हुआ? जो एक क्रो था, एक क्रो जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, उसने एक मूवमेंट किया। अब मूवमेंट कैसा था? वेदर ही ट्राइड टू फ्लाई, वेदर ही शुक डाउन हिज बॉडी, वेदर ही ट्राइड टू टर्न, उसने किस तरह का मूवमेंट किया, वो मूवमेंट तो यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है, लेकिन उसका जो भी मूवमेंट था उस मूवमेंट की वजह से उस हेमलॉक के ऊपर, हेमलॉक किस तरह का ट्री होता है स्टूडेंट्स? हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, राइट? हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है ना। और क्रो को हम इनऑस्पिशियसनेस का सिंबल, इनऑस्पिशियस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अशुभ मानी जाती है, तो क्रो और हेमलॉक को कभी भी शुभ नहीं माना जाता, उन्हें बैड सिंबल्स माने जाते हैं। तो जब हमारे पोएट का बुरा दिन था, वो बहुत बैड फील कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, अपसेट थे, तो वो क्या कर रहे थे? हेमलॉक के नीचे से होकर, हेमलॉक के पास से होकर गुजर रहे थे, और तभी क्रो ने हेमलॉक के ऊपर जो स्नो फ्लेक्स, स्नो पार्टिकल्स जमे हुए थे, विंटरी सीज़न है, विंटर सीज़न है, स्नोफॉल हो रहा था, ठंड थी बहुत ज़्यादा, और स्नो हेमलॉक के ऊपर एकदम कवर्ड, स्नो ने हेमलॉक को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो हेमलॉक के ऊपर से क्रो ने अपने मूवमेंट से कुछ पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरा दिए, और उसी स्नो पार्टिकल की वजह से, उन्हीं स्नो पार्टिकल्स की वजह से पोएट के लाइफ में या पोएट के उस बिहेवियर में या उसके नेचर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहले वो बहुत अपसेट फील कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, लेकिन जब वो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट के बाद में उन्होंने कुछ अलग तरह से, कुछ पॉजिटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो एक बार वापस से स्टार्टिंग से देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह क्रो ने उनके ऊपर स्नो फ्लेक्स गिराए। क्रो कहाँ बैठा हुआ था? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, एंड ही मेड सम काइंड ऑफ मूवमेंट, और उसने किसी तरह का एक मूवमेंट किया, राइट? सो व्हेन द पोएट पासेस बाय, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। जब पोएट वहाँ से गुजरने लगे तो क्रो ने क्या किया? क्रो ने अपने मूवमेंट से थोड़ी बहुत स्नो उनके ऊपर गिरा दी। when he made a movement, when he made certain kind of movement, then snow flakes or snow particles that had covered the hemlock tree had been fallen on the poet। जब क्रो ने मूवमेंट किया तो जो स्नो पार्टिकल्स हेमलॉक के ऊपर कवर्ड थे, वो स्नो पार्टिकल्स किसके ऊपर गिर जाते हैं? पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। और फिर क्या होता है? उसके बाद में पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। हाउ वाज हिज मूड बिफोर? पहले उनका मूड कैसा था, पहले उनका नेचर कैसा था
पहले वो बहुत अपसेट थे, पहले वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज ऑफ सम बैड इवेंट दैट हैड हैपेंड इन हिज लाइफ. ही वॉज हैविंग अ वेरी बैड डे. उस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, शायद उनका कोई बुरा दिन था, बहुत परेशानी में थे. लेकिन जब ये इवेंट हुआ, जब उनके ऊपर स्नोफ्लेक्स गिरे, तो उनका मूड सडनली चेंज हो गया, राइट. सो ऑन दैट डे व्हाट वाज हैविंग, द ऑथर वाज हैविंग अ वेरी टेरिबल डे, वाज हैविंग अ वेरी बैड डे, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली. लेकिन जैसे ही स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरे, उनका मूड अचानक से बदल गया. एंड the day he had already spent in a bad mood had been changed. जो दिन उन्होंने बुरे मूड के साथ गुजारा था, स्पेंड किया था, वो मूड उनका चेंज हो जाता है. एंड सडनली इवेंचुअली ही स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली. और वो नेगेटिव सोचने से अपने मूड को किस में चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच में, पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर लेते हैं. अचानक से वो एक पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट बन जाते हैं. अब वो सोचने लगते हैं कि किस तरह वो अपना दिन र्यून कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे, स्पॉइल कर रहे थे. तो सेकेंड स्टांजा में क्या लिखा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उनके हार्ट को, यानी उनके मूड को, यानी उनके थॉट को किसने चेंज किया, उस इवेंट ने चेंज किया जो क्रो ने किया. क्रो ने क्या किया, क्रो ने स्नोफ्लेक्स पोएट के ऊपर गिरा दिया. और जैसे ही स्नोफ्लेक्स पोएट के ऊपर गिरे, उनका मूड सडनली चेंज हो गया और उन्हें रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूट. व्हाट पोएट सेज दैट आई वाज र्यूनिंग माई डे. मैं अपना दिन ख़राब कर रहा था, ये सोच के, बुरी चीज़ों को सोच के अपना दिन ख़राब कर रहा था कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था. इट हैपन समटाइम्स व्हेन वी हैव अ बैड डे, वी स्पेंड आवर होल डे जस्ट इन थिंकिंग ऑफ दैट व्हाट हैड हैपन टू अस. हम कई बार यही सोच के अपना टाइम ख़राब कर देते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारे साथ ये गलत हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ. ऐसी चीज़ों को सोचकर हम बहुत टाइम ख़राब कर देते हैं. इंस्टेड ये सोचकर कि हमें अब फ्यूचर में पॉजिटिव, हमें प्रेजेंट में पॉजिटिव रहना है ताकि हमारे फ्यूचर एक्शंस अच्छे रह सकें. तो इसी तरह पोएट भी अपना दिन ख़राब कर रहे थे, लेकिन उस छोटे से एक इवेंट ने पोएट का मूड चेंज कर दिया और उनका मूड नेगेटिव थॉट से एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो गया, राइट. तो जनरली क्या होता है, जनरली तो देखिए हेमलॉक और क्रो एक बैड ओमेंस हैं और वो कभी भी पॉजिटिव को रेफ़र नहीं करते, वो हमेशा नेगेटिव को ही रेफ़र करते हैं. लेकिन पोएट ने यहाँ पर हेमलॉक और क्रो को इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि हमको ये दिख रहा है कि हमारे जो बिलीव्स हैं क्रो और हेमलॉक को लेकर, या उन सब चीज़ों को लेकर जिन्हें हम गलत मानते हैं, वो यहाँ पर गलत हैं. कभी कभी जो पुअर सिंबल्स होते हैं या जिन्हें हम ऑस्पिशियस मानते हैं, वो भी हमारी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर पोएट का दिन बच जाता है और पोएट का मूड चेंज हो जाता है और वो पॉजिटिव सोचने लगते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, दैट वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस. हमें हमारी सोच जो है उसको हमेशा बहुत ब्रॉड रखनी चाहिए, बहुत ब्रॉड माइंडेड हमें होना चाहिए. जिस तरह नेचर ने जो भी एलिमेंट हमें दिए हैं, उन एलिमेंट्स को हमें हमेशा प्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो एलिमेंट्स हमारे लिए गिफ्ट ऑफ नेचर हैं. हमें कभी भी उन्हें सही और गलत में कंपेयर नहीं करना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर पोएट ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है इस पोम के थ्रू कि हमारी लाइफ में जब भी बहुत बुरा दिन होता है, या हमारे थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, या हम कोई बहुत बुरी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें हमेशा छोटे छोटे इवेंट्स से खुश होना चाहिए. जैसे पोएट के साथ बहुत गलत कुछ हुआ था, वो दिन उसका बहुत बुरा दिन था, लेकिन एक छोटे से इवेंट की वजह से पोएट का मूड चेंज हो गया. तो यहाँ पर नेचर की टेंडेंसी को भी बताया गया है कि नेचर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी हेल्थ को, हमारे मूड को, हमारे नेचर को चेंज कर देता है. और साथ ही साथ हमारे और एक और बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें कभी भी बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें छोटे छोटे इवेंट से खुश होना चाहिए और कभी अपने लाइफ को या अपने दिन को या अपने टाइम को बुरी चीज़ों को सोचकर वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़
what is there in the poem. I have explained both the stanzas for you, and I have also told you that what are the important things in the poem. इसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो किसको सिंबलाइज़ करता है? स्नो फ्लेक्स, स्नो पार्टिकल्स को सिंबलाइज़ करता है. फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इवेंट पोएट के साथ हुआ था जिससे की वजह से उनका मूड चेंज हो गया. तो आप लिखेंगे दैट क्रो हैड made some movement, he shook down some dust of snow or snow particles from the hemlock tree, and when those dust particles had been fallen on the poet, his mood got changed. जैसे ही वो स्नो पार्टिकल्स उस पर गिराए जाते हैं, जैसे ही वो गिरते हैं तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है. व्हाट काइंड ऑफ डे वॉज ही स्पेंडिंग, किस तरह का डे वो स्पेंड कर रहा था. ही वॉज हैविंग अ वेरी बैड डे, बट दैट सडन मूवमेंट मेड बाय द क्रो when he fall dust of snow from hemlock tree, the poet's mood got changed and he realized that he was wasting his whole day in thinking of some negative. वो सिर्फ नेगेटिव को सोच के अपना दिन स्पेंड कर रहा था, ख़राब कर रहा था, लेकिन उस एक छोटे से इवेंट ने उसका दिन बचा लिया और उसका मूड चेंज हो गया. राइट. फिर आपसे पूछा जाएगा वाई द पोएट हैज़ यूज्ड क्रो एंड हैमलॉक इन द पोएम, है ना. व्हाट काइंड ऑफ ओमेंस दे आर, व्हाट काइंड ऑफ सिम्बल्स दे आर. तो आप क्या कहेंगे? क्रो एंड हैमलॉक पुअर सिम्बल्स होते हैं, बैड ओमेंस होते हैं. ठीक है. पोएट ने यहाँ पर क्रो और हैमलॉक को क्यों चेंज किया है, क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यूजुअली हैमलॉक और क्रो जो है उन्हें नेगेटिव रेफरेंसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली इसे पोर्ट्रे किया है ताकि इस पोम के अंदर जॉय, हैप्पीनेस इसको रेफ़र किया जा सके. और ये मिथ तोड़ने के लिए, बिलीफ तोड़ने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो पुअर या नेगेटिव सिंबल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में इनऑस्पिशियसनेस ही लाते हैं. कभी कभी जो बैड सिंबल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी लेकर आते हैं. Okay students, so this is what we have in the poem. Now some important words, difficult words you have. Shook means to shake. Okay, shook means to shake. पोम के एक तो लिटरेरी डिवाइसेस और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आप याद रखें. हेमलॉक के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री. ओके. र्यूड, हियर देयर इज़ अ वर्ड र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, दुख होना, राइट. रिग्रेट होना, गिल्ट होना किसी भी गलत चीज़ के लिए. तो उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें ये रिग्रेट हुआ कि वो उन्होंने अपना पूरा दिन केवल नेगेटिव चीज़ों को सोचने में या बुरे दिन को सोचने में ही स्पेंड कर दिया. एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली. तो यहाँ पर ये तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं. इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस की जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, इसके अंदर यूज़ की गई है. सबसे पहले तो हम राइम स्कीम की बात करते हैं. इसके अंदर जो राइम है, राइम आई थिंक आपको देखना आता है. देखिए, क्रो राइम्स विथ स्नो, तो यहाँ पर ए राइम स्कीम है. देन मी राइम्स विथ ट्री, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी बी, और ट्री हो गया, ये भी हो गया बी, तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी. ठीक है. फिर उसके बाद में देखिए हर्ट राइम्स विथ पार्ट, तो ये हो गई सी, ये भी हो गया सी. मूड राइम्स विथ रूट, ये हो गया डी, ये भी हो गया डी, तो इसकी राइम स्कीम हो गई सी डी. तो इस पूरी पोम की राइम स्कीम हो गई ए बी सी डी. राइट. तो पहला इसमें पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम. फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे एलिट्रेशन है. ठीक है. कहाँ है एलिट्रेशन? तो एलिट्रेशन क्या होता है? प्रोमिनेंट कॉन्सोनेंट साउंड होती है. जब भी कोई भी दो वर्ड्स पास में लिखे हों और उनके फर्स्ट लेटर की साउंड एडजेसेंट जो वर्ड्स हैं उनके लेटर्स की साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो वो एलिट्रेशन होता है. जैसे कि आपने यहाँ देखा हैज़ गिवन माई हर्ट, तो हैज़ भी ह साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हर्ट भी ह साउंड से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर आपकी एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड हैं दोनों, तो ये एलिट्रेशन है आपका. ठीक है. और फिर इसके बाद में आप देखिए सेव्ड और सम दोनों स साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन है. आप मार्क कर लीजिएगा इन्हें. ठीक है. फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर
एजोनेंस भी है। एजोनेंस होता है प्रोमिनेंट वॉल साउंड। जब वॉल साउंड कोई भी दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स नियर बाय एडजेसेंट लिखे हों और उनमें वॉल साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो, जैसे कि शुक डाउन ऑन मी, इसमें ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। शुक डाउन ऑन, इसमें ओ साउंड प्रोमिनेंट है, इसलिए इसके अंदर एजोनेंस है। तो जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है वो एलिट्रेशन होता है, जिसमें वॉल साउंड प्रोमिनेंट होती है वो एजोनेंस होता है। ठीक है, तो इसमें एलिट्रेशन हो गया, एजोनेंस हो गया, राइम हो गया। फिर इसके अंदर आता है एक एंजैबमेंट। ठीक है, एंजैबमेंट होता है जब सेंटेंसेस, स्टांजा के सेंटेंसेस बिना किसी पॉज या पंक्चुएशन मार्क के कॉन्टिन्यूसली लिखे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट तक देखिए पूरा एक ही सेंटेंस में लिखा है। यहाँ पर बीच में किसी तरह का कोई पॉज या पंक्चुएशन नहीं है, तो इस पूरी पोम के अंदर एंजैबमेंट है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एंजैबमेंट है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने पढ़ी राइम है इसमें, फिर इसके बाद इसमें एलिट्रेशन है, फिर इसके बाद इसमें एजोनेंस है, फिर एजोनेंस के बाद में इसमें आपने देखा एंजैबमेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं। सिंबॉलिज्म तो है ही इसके अंदर, सिंबॉलिज्म तो आपको दिख ही रहा है। क्रो, हेमलॉक, डस्ट ऑफ स्नो, ये सब सिंबलाइज करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो पार्टिकल्स को सिंबलाइज करता है, राइट। क्रो और हेमलॉक बैड ओमेंस हैं। क्रो इनऑस्पिशियसनेस को सिंबलाइज करता है और हेमलॉक डेथ, फियर और सैडनेस को सिंबलाइज करती है। ठीक है, सो आई होप you have understood all the important words, poetic devices and explanation of both the stanzas. Okay, so that is it for today's poem. I hope you have understood it. So keep reading and keep learning. Thank you and have a nice day.